पूर्व में भारत के राजनेताओं ने पश्चिमी देशों को भारत की गरीबी और उसकी अविकसित काया को ही सबसे ऊपर दिखाया। भारत के विकास के बजाय यहाँ की गरीबी और घटिया मेडिकल सिस्टम से लेकर बीमारू जनता और खराब बुनियादी ढांचों को बेचा गया है। इन्हीं कारणों से आज भी कई देश भारत को एक गरीब देश के रूप में ही देखते हैं। यही कारण है कि अर्थव्यवस्था को लेकर और निवेश को लेकर रेटिंग के मामले में कई रेटिंग एजेंसियां पक्षपाती रुख रखती हैं। हालांकि मोदी सरकार ने अपने शासन काल में इसे बदला है और आज कृषि से लेकर निवेश तक भारत की छवि बदल रही है। देश में भर भर कर विदेशी निवेश आ रहे हैं तथा अब जल्द ही भारतीय वित्त मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस से रेटिंग अपग्रेड की मांग भी कर सकता है। वास्तव में भारत ने इन रेटिंग एजेंसियों द्वारा फैलाया गया जो मिथक था वो तोड़ दिया है। लेकिन कैसे, जानेंगे टीएफआई के इस वीडियो में मेरे यानी अभिनव के साथ। तो चलिए आरंभ करते हैं। भारत की रेटिंग में कटौती करते हुए अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज ने लंबे समय तक आर्थिक मंदी और इसकी बिगड़ती वित्तीय स्थिति को संबोधित करने के लिए नीतिगत चुनौतियों का हवाला दिया है। ऐसे ही फिच ने भी भारत की रेटिंग को घटा दिया था। ये केवल एक रेटिंग एजेंसी की बात नहीं है, बल्कि कई ऐसी एजेंसियां हैं जो भारत को रेटिंग देने के मामले में पक्षपाती रही हैं। हालांकि इसके बावजूद भारत में विदेशी निवेश में कोई कमी नहीं हो रही है। कम रेटिंग्स के बावजूद भारत में सितंबर महीने में कुल 21,000 करोड़ से अधिक निवेश आकर्षित करने में सफल रहा है। डिपॉजिटरी के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी एफपीआई ने इक्विटी में 13,536 करोड़ रुपए और ऋण सेगमेंट में 8,339 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इसके परिणाम स्वरूप 1 सितंबर से 24 सितंबर की अवधि के बीच भारत के पूंजी बाजार में 21,875 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश हुआ है। यह सिर्फ इस महीने की कहानी नहीं है। विदेशी निवेशकों ने पिछले महीने भी 16,459 करोड़ रुपए का निवेश किया था। जून में भी भारत का विदेशी निवेश उच्चतम स्तर पर था। आंकड़ों की माने तो कोरोना महामारी के प्रभावों के बावजूद वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान भारत में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लगभग 82 बिलियन अमेरिकी डॉलर की नई ऊंचाई पर पहुंच गया। वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में ऑटोमोबाइल सेक्टर में सबसे अधिक निवेश देखने को मिला था। सवाल यह है कि एक तरफ भारत को लेकर रेटिंग्स कम है, दूसरी ओर ताबड़तोड़ निवेश आ रहे हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? इससे पहले कि उस पहलू पर जाएं, हम कुछ महत्वपूर्ण एजेंसियों के डेटा और रेटिंग को बताते हैं। मूडीज दुनिया की प्रमुख रेटिंग एजेंसियों में से एक है। 2020 में इस एजेंसी ने भारत को Baa3 रेटिंग प्रदान किया था। वहीं फिच रेटिंग्स ने सार्वजनिक ऋण अनुपात में वृद्धि और ऋण चुकाने पर अनिश्चितता के कारण नकारात्मक दृष्टिकोण के साथ भारत की रेटिंग को BBB पर अपरिवर्तित रखा था। इसी साल अप्रैल में इस रेटिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ। हालांकि एजेंसी ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, निजीकरण, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन और श्रम तथा कृषि क्षेत्रों के लिए सुधार को आकर्षित करने के लिए उत्पाद से जुड़ी प्रोत्साहन योजना सहित भारत सरकार द्वारा घोषित सुधारों का उल्लेख किया है। इसके अलावा जुलाई में मशहूर रेटिंग एजेंसी S&P ने भारत को BBB रेटिंग दे रखी थी और यह बताया था कि स्थिर परिणाम आ सकते हैं। रेटिंग एजेंसी के विश्लेषकों ने लिखा था कि स्थिर दृष्टिकोण हमारी उम्मीद को दर्शाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था कोविड-19 महामारी के बाद ठीक हो जाएगी। S&P ने आगे कहा था कि हालांकि रेटिंग कम हो सकती है अगर अर्थव्यवस्था वित्तीय वर्ष 2021-22 में अपेक्षा से काफी धीमी गति से बढ़ोतरी करती है। अब कम रेटिंग के बावजूद निवेशकों की पसंद भारत क्यों है, इसे विस्तार से समझते हैं। FDI देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण चालक है क्योंकि वे नौकरी को बढ़ावा देते हैं, बाजार, तकनीक और गैर ऋण वित्तीय संसाधन प्रदान करते हैं। लेकिन इन एजेंसियों की एक कमजोरी है, ये पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं। रेटिंग एजेंसियां सरकारी सिफारिशों पर नहीं चलती हैं। हालांकि सरकार की ओर से सक्रिय प्रयास तथा आंकड़ों से मूडीज और अन्य एजेंसियों को निर्णय लेने में मदद मिलती है, लेकिन वह अंतिम निर्णय अपना घाटा मुनाफा नाप तोलकर अपने अनुसार लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था में सितंबर 2008 में आए भूचाल से पहले इन्हीं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने लेमन ब्रदर्स, AIG समेत बड़ी कंपनियों को बढ़िया रेटिंग दी थी। इसके बावजूद 14 सितंबर 2008 की देर रात लेमन ब्रदर्स दिवालिया घोषित होने वाली सबसे बड़ी अमेरिकी कंपनी बन गई थी। स्पष्ट है इन एजेंसियों को इस कंपनी की क्षमता का कोई अंदाजा नहीं था,
लेमन ब्रदर्स के पतन के बाद तो रेटिंग एजेंसियों पर दुनिया भर में बॉन्ड बाजार संकट के कारण दबाव बनने लगा, जहां उनकी विश्वसनीयता पर सवाल तक उठाए गए थे, क्योंकि कुछ डिफॉल्टर कंपनियों ने अपने ऋण चुकौती को पूरा करने में विफल होने से पहले शीर्ष ग्रेड प्राप्त किया था। TFI ने पहले ही बताया है कि दूसरे आर्थिक सर्वेक्षण में यह कहा जाता है कि भारत और चीन जैसे देश में विकास की उच्च दर को देखते हुए बहुत अधिक ऋण चुकौती क्षमता है, लेकिन क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां, जिनमें से अधिकांश विकसित बाजारों में स्थित हैं, विकासशील देशों के खिलाफ पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं और ऐसे देशों को कम रेटिंग देते हैं। हालांकि निवेशक पूर्वाग्रह से पीड़ित नहीं होता, वह प्रैक्टिकल निर्णय लेता है। उसे फर्क इस बात से पड़ता है कि उसके द्वारा निवेश किए गए धन पर अधिक मुनाफा कैसे प्राप्त होगा, और यदि घाटा हुआ तो वो भी बड़ा न हो। भारत सरकार जिस तरह से मेक इन इंडिया के तहत कृषि से लेकर स्वास्थ्य क्षेत्र, निजी क्षेत्र, शिक्षा, यातायात को बढ़ावा दे रही है और स्टार्टअप्स को मौका दे रही है, वो पूरी दुनिया देख रही है। PLI स्कीम तथा रेट्रो टैक्स जैसे बड़े निर्णय कई बड़ी कंपनियों के निवेशकों को आकर्षित कर चुके हैं। वास्तव में वर्तमान सरकार भारत की मूल ताकत को एक सीढ़ी ऊपर ले गई है। भारत की बढ़ती खपत और भारत विनिर्माण इकाइयों में होने वाले बदलाव भी निवेशकों को आकर्षित कर रहा है। भारत में वैक्सीनेशन की सफलता भी इसका बड़ा कारण है। सच कहें तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में बैठकर एजेंसियों को दुनिया के बाकी देश गरीब लगते हों, लेकिन हकीकत यह है कि कई बार गलत साबित हो जाने के बाद भी ऐसी रेटिंग एजेंसियों की प्रासंगिकता एकदम खत्म हो गई है। भारत में बढ़ता निवेश तो इसी तरफ इशारा कर रहा है।